गुजरात के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो गया है, लेकिन क्या इतनी सी जानकारी आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है? ऑब्वियसली नॉट। तो डिटेल डिस्कशन के लिए जुड़े रहिए आपके अपने लॉ चैनल के साथ, लॉ आसान विद आदित्य। थैंक यू। तो अब बात करते हैं यूसीसी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, गुजरात हैज बिकम द सेकंड स्टेट टू पास द यूसीसी। तो यानी कि फर्स्ट स्टेट इज उत्तराखंड एंड सेकंड स्टेट इज गुजरात, जिसके अंदर वॉइस वोट के थ्रू यूसीसी बिल को पास करा गया है, जिसके अंदर एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा जा रहा है जो कि मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन और लिव इन रिलेशनशिप जैसे एस्पेक्ट्स को गवर्न करेगी। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो इस पॉइंट से हमें एप्लीकेबिलिटी का पता चलता है, जिसके अंदर जो रेजिडेंट्स गुजरात के अंदर हैं उनके ऊपर तो ये लॉ लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो रेजिडेंट्स जो गुजरात के अंदर रह नहीं रहे उनके ऊपर भी ये लॉ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गुजरात का रेजिडेंट दिल्ली के अंदर रह रहा है, उसके ऊपर भी दिस यूसीसी विल बी एप्लीकेबल। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस के बारे में। तो दो एक्सेप्शंस यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज शेड्यूल्ड ट्राइब और कस्टमरी ग्रुप्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं। इन दोनों कम्युनिटीज के ऊपर यूसीसी इज नॉट एप्लीकेबल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, क्या यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड और गुजरात तक सीमित है या इससे पहले भी ये किसी स्टेट के अंदर देखने को मिलता है? इसका आंसर यहां पर है। गोवा के अंदर पोर्चुगीज का रूल था, तो उसको 1867 के अंदर वहां पर यूसीसी ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया था, सेम मोटिव के साथ कि पर्सनल रिलीजियस के ऊपर एक यूनिफॉर्म लॉ रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं यूसीसी की एक सबसे सिंपल डेफिनेशन के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि यूसीसी को 4 वर्ड्स या फिर एक वर्ड के अंदर डिफाइन करा जाए तो वो क्या है? वो है वन नेशन वन लॉ और एक सेक्युलर लॉ। यानी कि पूरे नेशन के लिए सिर्फ एक कानून या फिर एक सेक्युलर कानून। सेक्युलरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आप 42nd अमेंडमेंट के अंदर देख सकते हैं। अब ये यूसीसी जो कि वन नेशन वन लॉ है, ये 5 ऐसे एस्पेक्ट्स को गवर्न करने जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहली बात, मैरिज और डाइवोर्स के बारे में बात करते हैं। अगर सपोज करिए एक हिंदू ने मैरिज करी है, तो वो मैरिज कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होगी? हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू। और अगर मुस्लिम ने मैरिज करी है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू। वहीं पर अगर मैं डाइवोर्स देखूं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 13 के अंदर हमें डाइवोर्स देखने को मिलता है, और वहीं पर मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर बहुत सारे तलाक के मोड्स बनाए गए हैं, जैसे तलाक सुन्नत, बिद्दत और कई तरीके के मोड्स। तो इस डिफरेंस को खत्म करा जा रहा है एक यूनिफॉर्म लॉ लाके, जिसका नाम है यूसीसी। उसी तरीके से इनहेरिटेंस और सक्सेशन को जानते हैं। जब भी एक पर्सन की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है, हिंदू के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता था, जिसमें हम क्लास 1 एयर्स, कोपार्सनरी ऐसे टर्म्स को देखते थे। और वहीं पर मुस्लिम का सक्सेशन का तरीका बिल्कुल अलग है। तो अब इस डिफरेंस को एलिमिनेट करा जाएगा यूसीसी के थ्रू। वहीं पर अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि अब सेक्शन 144 बीएनएसएस के थ्रू देखा जा सकता है। अब अगर मेंटेनेंस की बात होती है तो अब चाहे किसी भी रिलीजन की वुमेन हो, उसको सेम तरीके के मेंटेनेंस लॉ के थ्रू गवर्न करा जाएगा यूसीसी के थ्रू। वहीं पर एडॉप्शन के राइट्स भी सेम यूसीसी के थ्रू गवर्न करे जाएंगे। ये नहीं कि अब हिंदू के अंदर जो एडॉप्शन होता है वो एप्लीकेबल होगा और मुस्लिम के अंदर कुछ अलग और एप्लीकेबल होगा, या फिर किसी और रिलीजन के अंदर कुछ और एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की, जो कि एक इवॉल्विंग टर्म है। पहले लिव इन रिलेशनशिप सोसाइटी के अंदर प्रेवलेंट नहीं था, लेकिन अब इसे एक डीम्ड मैरिज का दर्जा दिया जा रहा है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप भी यूसीसी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक मैरिज को टच कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अब अगर आप यूसीसी लॉ एप्लीकेबल हो रहा है तो अब मैंडेटरी आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना होगा 60 दिनों के अंदर। वहीं पर एज लिमिट तय करी गई है 18 साल गर्ल्स की और 21 साल बॉयज की। अब डाइवोर्स सिर्फ कोर्ट्स के थ्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले मुस्लिम लॉ के अंदर क्या होता था कि आप बिना कोर्ट जाए भी डिवोर्स ले सकते थे, लेकिन नहीं, अब कोर्ट की डिक्री अनिवार्य है। और वहीं पर अब पॉलीगैमी और बाइगैमी को खत्म करके सिर्फ एक सिंगल मैरिज का रूल बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं
यूसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन करेक्शन की। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ यूसीसी का कोई अटैचमेंट है या नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल है। आर्टिकल 44 के थ्रू देखा जा सकता है कि ये एक डीपीएसपी है, जहां पर यह बात कही गई है कि स्टेट शैल एंडिवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर ऑल सिटीजन्स। यहां पर हम देखते हैं ऑल सिटीजन्स को। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिलीजन हो, लेकिन सब सिटीजन्स के ऊपर यूसीसी लगेगा ही लगेगा आर्टिकल 44 के थ्रू। आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी है और जो यूसीसी की बात करता है, वो कंकरेंट लिस्ट का एक टॉपिक है। जैसा कि आपको पता होगा कि 3 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब यह है कि बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट कैन मेक द लॉ। लेकिन अगर कोई रिपग्नेंसी आती है, किसी तरीके का कोई विरोध है, किसी तरीके की कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, तो वहां पर सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। यह लिखा है आर्टिकल 254 के अंदर। अब मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके आ रहा हूं, जो कि एक डिबेट है फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। हमें हमेशा यह लगता है कि फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर हैं डीपीएसपी के, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अंदर हम रिट्स फाइल कर सकते हैं, जो ऑप्शन या जो रेमेडी हमें डीपीएसपी के अंदर नहीं मिलती। इसलिए डीपीएसपी को नॉन जस्टिशिएबल नेचर का दर्जा दिया गया है। तो इससे यही दिखता है कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन डीपीएसपी। लेकिन हमेशा याद रखना कि 1980 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। सबसे पहली बात तो एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को इवॉल्व करा गया, जिसके अंदर यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इक्वल फुटिंग पे हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से सुपीरियर नहीं है और दोनों ही सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला पॉइंट है बी आर अंबेडकर साहब का। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक विजन तैयार किया था जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, क्योंकि उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने उसी समय एक विजन दिया कि यूसीसी आने वाले टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और स्पेशली उन्होंने वुमेन की बात कही गई। जैसा कि हम जानते हैं कि वुमेन को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसलिए वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए बी आर अंबेडकर ने यूसीसी को एक स्ट्रॉन्ग टूल बताया गया। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि 21st लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे जस्टिस बलबीर सिंह चौहान, उन्होंने यह कहा कि यूसीसी इस समय ना ही जरूरी है ना ही डिजायरेबल है। तो शायद कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से इनका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन सोसाइटल कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं, कुछ सोसाइटी के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यूसीसी ने डेफिनेटली बहुत अच्छे हद तक रिजॉल्व किया है। फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखूं, वो है मेंटेनेंस किया। सेक्शन 125 सीआरपीसी से आप एक्वेंटेड होंगे, जो कि अब सेक्शन 144 के अंदर बीएनएसएस के अंदर देखा जा रहा है। मैं आपको सामने कुछ केसेस दिखाता हूं। सरला मुदगल, लिली थॉमस, शाहबानो और शायरा बानो, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और वहां पर एक टर्म हमेशा एक कॉमन है, सेक्युलर लॉ। तो अगर एक सेक्युलर लॉ होगा तो ऑब्वियसली आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे फंडामेंटल राइट्स को अचीव करने के अंदर यूसीसी इज वेरी हेल्पफुल। साथ ही साथ सिंपल कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का मतलब है लॉ बनाना। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि पर्सनल लॉस के तो बहुत सारे कानून हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट के लिए हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम मैरिज के लिए मुस्लिम लॉ हो गया, इसी तरीके से क्रिश्चियन का अपना अलग लॉ है, पारसी का अपना अलग लॉ है। तो इसका मतलब क्या है कि कोडिफिकेशन के अंदर बहुत टेक्निकलिटीज हैं। इन सारी टेक्निकलिटीज को रिमूव करने के लिए यूसीसी इज डेफिनेटली अ माइलस्टोन दैट विल प्रोवाइड सिंपल कोडिफिकेशन। इस वजह से जो केस के अंदर डिस्पोजल करने के अंदर जो डिले आ रही हैं, जिसकी वजह से जस्टिस का डिनायल हो रहा है, यूसीसी कैन बी सीन एज अ वेरी इफेक्टिव टूल टू रिमूव जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। अब देखिए, यूसीसी अपने आप में एक नेशनल इंपॉर्टेंस की डिबेट है। इसका मतलब जब भी नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई डिबेट आएगी तो दो पक्ष होते हैं, दो डिवीजन होते हैं, फॉर और अगेंस्ट। फॉर जो है यानी कि जो इसके फेवर में है, उनका कहना है कि जेंडर जस्टिस इससे मिलेगा। मैंने आपको यहां पर बता दिया था कि आर्टिकल 14 और 15 वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसे जरूरी हैं, सेम वही पॉइंट।
जेंडर जस्टिस इससे मिलेगा, और एक ऐसा लॉ बनेगा जिसके सामने सारे रिलीजन इक्वल होंगे, सारी रिलीजियस कम्युनिटी इक्वल होंगी, वेदर इट इज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब एक यूनिफॉर्म लॉ। सिंप्लीफाइड पर्सनल लॉज, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल कि बहुत सारी जगहों पे सक्सेशन के रूल्स अलग हैं, मैरिज के रूल्स अलग हैं, डिवोर्स के रूल्स अलग हैं, तो इतनी सारी टेक्निकलिटीज को रिमूव कर देगा एक लॉ यूसीसी। वहीं पर एक बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वर्सेस सोसाइटल मोरालिटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन उन ओपिनियंस के ऊपर सिर्फ एक चीज हमेशा रहेगी, वो है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। अब जहां बात आती है फेवर की, वहां बात आती है अगेंस्ट की भी, तो हमें अगेंस्ट के पॉइंट से पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल 25, जो कि बात करता है किसकी? फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात आती है वहां यूसीसी को इसके कॉन्ट्रडिक्शन में देखा जा रहा है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म लॉ आता है तो जो आपकी पर्सनल लॉ के रिलीजियस प्रैक्टिस हैं उसके अंदर ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस आना ऑब्वियस है। वहीं पर बात करते हैं प्लुरलिटी और डाइवर्सिटी की। इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत प्लुरलिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे अपने पर्सनल बिलीफ्स हैं, तो यूसीसी में वायलेट ऑल दीज प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी। वहीं पर पोलराइजेशन का होने के भी काफी चांसेस हैं, ऐसा जो इसके अगेंस्ट हैं उनका कहना है। सो विथ ऑल दिस डिस्कशन आई वुड लाइक टू एंड दिस क्लास। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगी तो जुड़े रहिए आपके अपने लीगल चैनल के साथ जिसका नाम है लॉ आसान विद आदित्य। थैंक्स।